हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से 30 साल पहले जापान की अर्थव्यवस्था को अगर आज की जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो देखा जाता है कि पिछले 30 सालों के दौरान जापान की जीडीपी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जिस देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है यानी वहाँ पर डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक गई है। आज जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार है। यहाँ की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। रोबोट्स का इस्तेमाल जापान पिछले कई सालों से कर रहा है। क्राइम रेट भी जापान में काफी कम है। और इतना ही नहीं, जापान आज के समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। लेकिन इसके बावजूद जापान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा है। ये बात हैरानी वाली जरूर है, लेकिन पूरी तरह से सच है। आज की इस वीडियो में हम जापान की डूबती अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि किन वजहों से जापान को आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। एक समय दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि जापान अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक जापान ऐसी किसी स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान पर उनकी अर्थव्यवस्था का 266% डेब्ट चढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर जापान के ऊपर आज 12.2 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है, जो दुनिया में अन्य किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सन 1990 के दशक में जापान में रिसेशन आया था, जिसका असर आज तक देखने को मिल रहा है। मंदी के बाद देश ने कई सालों तक स्टेग्नेशन का भी सामना किया है, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें देश की ग्रोथ रेट 0 या 0 से भी नीचे चली जाती है। इसे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी कहते हैं, जैसे कि कोरोना काल में कई देशों के दौरान देखने को भी मिला है। इस वजह से जापान की अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया को मजबूत नजर आती है, लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ये दोनों जापान के मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर थे और इनके खत्म हो जाने से जापान कई सालों पीछे चला गया था। ऐसा माना जा रहा था कि जापान को इससे उभरने में कई दशक का समय लग जाएगा, लेकिन जापान ने अपनी सूझबूझ कुशल रणनीति से समस्या को बहुत ही जल्दी दूर कर लिया और दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार हो गया। हालांकि जापान को मजबूत बनाने में अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी और जापान की हर तरीके से मदद की थी। इसके बाद जापान ने साइंस की मदद से हर क्षेत्र में काफी तेजी से तरक्की की, जिसकी बदौलत जापान पूरे विश्व में अलग पहचान बनाने में कामयाब हो पाया। आज भी अगर किसी से जापान के बारे में पूछ लिया जाए तो हर कोई इसे एक अच्छा देश ही बताएगा। जापान की अच्छी चीजों, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरनेट पर वीडियोस की भरमार है। लेकिन देखिए दोस्तों, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। ठीक ऐसा ही जापान के साथ भी है। आज जापान में ना जाने कितने युवा लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो अच्छी नौकरी है, ना ही वो शादी कर रहे हैं और ना ही बच्चों को जन्म दे रहे हैं। 30 से 40 उम्र के कई युवक अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के 15% लोग एक अनसक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस बात पर यकीन कर पाना देखिए काफी मुश्किल है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। आज से लगभग 30 साल पहले 1990 के दशक तक जापान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसकी ग्रोथ देखकर हर कोई हैरान था। जापान की टोयोटा, होंडा और सोनी जैसी कंपनीज की डिमांड पूरी दुनिया में होने लगी थी। सन 1995 में जापान की अर्थव्यवस्था 5.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन आज जापान की जीडीपी सिर्फ 5.1 ट्रिलियन है। हालांकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये जीडीपी कम नहीं होती, लेकिन 27 सालों में जापान की जीडीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, बल्कि इसके उल्टा जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, ये बात परेशान करने वाली जरूर है, क्योंकि इस दौरान भारत और चीन जैसे देशों ने अपनी जीडीपी को 10 गुना तक बढ़ाने का काम किया है। अमेरिका की 1995 में जीडीपी 7.5 ट्रिलियन के आसपास थी और जापान की ग्रोथ रेट देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही अमेरिका को भी जापान आसानी से पीछे छोड़ देगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा था दोस्तों जब जापान अपने यूनिक इकोनॉमिक सिस्टम के कारण तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था। जापान की कॉर्पोरेट कंपनीज को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल। किसी भी देश में देखिए, सरकार और वहाँ की बड़ी प्राइवेट कंपनियां या कॉर्पोरेट सेक्टर जब तक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो देश में विकास को गति मिलती है, क्योंकि सभी कॉर्पोरेट कंपनीज में चीन की सरकार की हिस्सेदारी रहती है। जापान में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के साथ काम करने के सिस्टम को कैरेट्सु कहा जाता है। सरकार के अलावा इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को सपोर्ट करती है और एक दूसरे के सहयोग से सभी को फायदा मिलता है। अगर कोई नया काम करना चाह रहा था तो सरकार की ओर से उसे लोन दिया जाता है, और वो भी काफी कम ब्याज दरों पर, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हो। जापान देखिए ये बात अच्छे से जानता था कि देश के लोगों की तरक्की से ही देश की तरक्की हो सकती है। बाहर की कंपनियों के देश में आकर काम करने पर जापान की सरकार ने रोक लगा दी थी। एफडीआई पर प्रतिबंध लगाना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जापान की इकोनॉमी को इससे फायदा मिल रहा था। सरकार जब सस्ती दरों पर लोन दे रही थी तो आम नागरिकों ने भी उसका पूरा फायदा उठाया और बैंकों से बड़ी मात्रा में लोन लेना शुरू कर दिया। देश की सभी कंपनियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, साथ ही
रियल एस्टेट में भी बहुत ही तेजी आ रही थी। ये सब 1990 के दशक की शुरुआत की बात है दोस्तों। लोगों ने बैंक से लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। साथ ही रियल एस्टेट में भी लोगों ने जमकर इन्वेस्ट किया। लेकिन अचानक जापान में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर शुरू हो गया। जापान का शेयर बाजार, शेयर मार्केट 43% नीचे लुढ़क गया, क्योंकि जापान को टक्कर देने के लिए दुनिया के कई देश आगे आ गए थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में साउथ कोरिया जापान को टक्कर दे रहा था, तो वहीं टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के मामले में चीन और ताइवान जापान को टक्कर देने लगे थे। जापान का शेयर मार्केट लुढ़कने से सरकार के कई चिट्ठे सामने आने लगे। किस तरह इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, सरकार और प्राइवेट कंपनीज के करप्शन बाहर आने लगे। स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड और बहुत सारे लूप होल जनता को पता लगे। पूरे देश में रिसेशन का दौर शुरू हो गया। दोस्तों 1990 तक जो देश इकोनॉमिक टाइगर के नाम से जाना जा रहा था, अगले 10 सालों में उसे सिक कंट्री ऑफ एशिया कहा जाने लगा। इससे पहले ही जापान में कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत हो गई थी, जिसका नाम जापानी भाषा में शुशोकु कत्सुदो होता है। असल में ये एक जॉब हंटिंग प्रक्रिया होती है। इसमें पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टूडेंट्स जॉब ढूंढना शुरू करते हैं और जापान की कंपनी साल में एक बार अपनी जरूरत के अनुसार सभी खाली पोजीशन पर कर्मचारियों की नियुक्तियां करती है। इस प्रक्रिया में जापान की ज्यादातर कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती है, क्योंकि वो यंग टैलेंट होता है। इस दौरान फ्रेशर्स को कई बार इंटरव्यूअर और सेमिनार जैसे राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन इसका फायदा ये था कि सभी युवाओं को परमानेंट जॉब मिलेगी, यानी रिटायरमेंट तक उनकी जॉब पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। इस चीज को जापान में शिशिन कोयो के नाम से जाना जाता है। इसमें युवाओं को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है, लेकिन वो अपनी नौकरी बदल नहीं सकते। जिस कंपनी में उन्होंने फ्रेशर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की है, उसी कंपनी में पूरी जिंदगी उन्हें बितानी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी छोड़ दी तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और अन्य किसी कंपनी में उसे नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में युवाओं को ना चाहते हुए भी एक ही कंपनी में नौकरी करनी पड़ती है, जहां उन्हें जिंदगी भर एक ही चीज झेलनी पड़ेगी। और अगर कोई उन्हें टॉर्चर भी करता है तो उससे वे बच नहीं सकते। 1990 के बाद जापान में जो मंदी का दौर शुरू हुआ था, 8-10 सालों तक जापान की कंपनियों ने कोई भी नई हायरिंग नहीं की, यानी 10 सालों तक जापान में कहीं पर भी कोई जॉब नहीं थी। ऐसे में लाखों युवाओं का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि 2001 के बाद जो भी नई कंपनीज हायरिंग कर रही थी वो फ्रेशर्स को ही प्रेफरेंस दे रही थी। और उससे पहले 10 सालों में जो युवा नौकरी की तलाश नहीं कर पाए, वो आज भी पार्ट टाइम जॉब्स या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। जापान के युवाओं में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आने लगी। उस समय जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी, आज उनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच हो गई है। अच्छी सैलरी न होने के कारण उन लोगों ने शादी ही नहीं की और आज तक भी अपने माता पिता के साए में ही जिंदगी काटने को मजबूर है। जापान की 15% आबादी यानी 1.80 करोड़ लोग इस श्रेणी में आते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो अपना खुद का मकान है और ना ही पैसा है। किसी भी देश की तरक्की में 30 से 50 साल के लोगों का योगदान सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग की स्पेंडिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। नई गाड़ी यही लोग खरीद, नए घर भी इसी ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इस उम्र के लोगों को इकोनॉमिक इंजन भी कहा जा सकता है। शादी ना करने के कारण लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन और तनाव का सामना भी कर रहे हैं। आज भी जापान में 23% पुरुष और 14% महिलाएं ऐसी हैं जो बिना शादी किए रह रही हैं। महिलाओं में देर से शादी करने का ट्रेंड चल रहा है और बहुत सी महिलाएं शादी के चक्कर में अपने करियर दांव पर नहीं लगाना चाहती हैं। तो कई महिलाओं को अपने मुताबिक जीवन साथी नहीं मिल पाता, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। और यही कारण है कि जापान की बर्थ रेट में भी कमी आ रही है। जापान की जनसंख्या हर साल कम होती जा रही है, क्योंकि मरने वालों की संख्या पैदा होने वालों के मुकाबले कम है। आज जापान की 30% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है। ये लोग इकोनॉमी में बहुत कम योगदान ही दे पाते हैं और सरकार पर पेंशन का खर्च भी बढ़ जाता है। 85,000 से ज्यादा लोग जापान में 100 से ज्यादा उम्र के हैं। जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 साल को पार कर गया है। जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ माने जाते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अच्छी पहल नहीं है। आज जापान की जनसंख्या 127 मिलियन है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2065 तक जापान की जनसंख्या 88 मिलियन ही रह जाएगी, जिससे एक बड़ी आबादी 60 से 65 साल से ज्यादा उम्र वालों की होगी। कोरोना महामारी आने के बाद से जापान में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हुई है। 2015 के बाद जापान ने एक बार फिर से आर्थिक मंदी का सामना किया है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने कार्यकाल के दौरान कई आर्थिक सुधार लेकर आए थे, जिसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन उनकी मौत के बाद जापान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ी है। सप्लाई चेन से लेकर लेबर कोस्ट तक हर चीज में फर्क देखा जा रहा है। लो बर्थ रेट आने वाले समय में जापान के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए जापान अपने सेल्स टैक्स में भी वृद्धि कर रहा है। जापान की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता था, जो पिछले 2 साल से ठप पड़ा है। जापान की सरकार इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार कर रही है। जापान अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स चीन की बजाय अन्य देशों में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। और भी बड़े
बड़े फैसले जापान के द्वारा लिए जा रहे हैं और ऐसा करना अब जापान की मजबूरी भी बन गया है, वरना जापान का कर्ज और बढ़ता चला जाएगा, जिससे आर्थिक संकट का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जापान आखिर क्यों डूब रहा है। दुनिया जापान को जिस नजरिए से देख रही है, कुछ सालों में वह नजरिया बदल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जापान की इकोनॉमी के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे संग शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।